तो मैंने कहा अगर मेरे से कोई पूछेगा विदेश के किस देश में जाना है तो मैं रशिया में जाना पसंद करूँ। तो जगदीश भाई ने कहा ये क्या बात है, रशियन कम्युनिस्ट कंट्री है जहाँ धर्म को नहीं मानते, आपने कौन सा देश चूज कर लिया। मैंने कहा ठीक है, अगर नहीं जाना होगा तो नहीं जाऊँगी, अगर जाना होगा तो रशिया में ही जाऊँगी। इस प्रकार मैंने उनको कह दिया। सॉरी दीदी, मैं फोन कर रहा हूँ, नहीं उठा रहा। कौन? वलेरी लवरोव, उसको क्या मैसेज करें? नहीं मिला किस माइक लिए? लगाने के लिए, माइक लगाने नहीं, जरूरत नहीं, अब आप जा। नहीं, वो गाड़ी कराने का। क्या कहा था? तो रशिया ही चुना आपने देश। तो उसमें फिर बाद में जब विजय भाई को कह दिया तो विजय भाई यहाँ जब पोस्ट रिसर्च के लिए आए तो आने के 3rd डे में ही विजय भाई ने फ़ोन करना शुरू किया इंडिया में कि दीदी आप जल्दी से जल्दी यहाँ आ जाओ, यहाँ बहुत सेवा है। मैंने कहा कम्युनिस्ट देश में सेवा मेरी क्या रखी है, ये भाई साहब ने इनके कान भर दिए हैं, इसलिए ये उनका भाई साहब का फॉलोअर है, इन्होंने भाई साहब के कारण मुझे बुला रहे हैं। लेकिन फिर फ़ोन आया कि दीदी प्यासी आत्माएं हैं यहाँ की, इतनी प्यासी आत्माओं की प्यास कौन बुझाएगा, इसलिए प्लीज़ आप जरूर आओ। तो बार बार फ़ोन आने पर इन्होंने यहाँ से इनविटेशन भेजा। तो नॉन ट्रेडिशनल एक मेडिसिन वाले थे तो उनकी तरफ से इन्होंने भेज दिया इनविटेशन। तो भाई साहब तो पहले ही तैयार थे मुझे भेजने के लिए। मैंने कहा भाई साहब मैं नहीं जाना चाहती हूँ, जहाँ सेवा नहीं, मैं देश नहीं देखने जाना है। कहा कोई बात नहीं, आप मधुबन जाओ, दादी से मिल लीजिए और बता दीजिए, दादी भी जैसा कहेंगे। तो दादी ने मुझे कहा कि ठीक है आप जाओ, मैं विदाई देती हूँ आपको, लेकिन आप देखना अगर कोई सेवा नहीं तो 3-4 दिन 6 दिन रह के वापिस आ जाओ। मैंने कहा ठीक है, जब दादी भी कह रही है, बड़े भी कह रहे हैं, तो मैंने मधुबन में मेरी विदाई शांति स्तंभ पर विदाई हुई। गीत चला, परदेश पता नहीं क्या जाता है, विदेश देश विदेश। दीदी कौन से सन में? कौन से सन में है ये? 1989, 5 सितंबर 1989 में मैं यहाँ आई थी फर्स्ट टाइम। विजय भाई पहले से आए। जाना देश विदेश, जाना देश विदेश। तो वो गीत वगैरह चला और विदाई हुई, फल दिया, जैसे सब होता है, बैज लगाया, सब कुछ हुआ। तो मैं अंदर से सोचूं जा तो रही हूँ, वहाँ करूँगी क्या। मुझे नहीं मालूम यहाँ का क्लाइमेट क्या है, ना मैंने पता करने की कोशिश की। मुझे नहीं पता यहाँ की लैंग्वेज क्या है, मुझे मालूम है फॉरेन माना इंग्लिश, इतना ही समझती। इससे ज़्यादा मैंने समझ ली ही नहीं कि कई और देशों में और भाषाएं भी होती हैं। खाली इंग्लिश के थोड़े लेक्चर्स जगदीश भाई से मैंने लिखवाए कि मुझे थोड़े तो लेक्चर लिख दो, क्योंकि हेल्थ वालों की तरफ से इनविटेशन है। तो मैंने हेल्थ के कुछ लेक्चर्स जो है वो लिख लिए। जब मैं यहाँ आई तो यहाँ मैं एक बहन के साथ आना था। वो बहन हमारी किरण, उषा किरण है, डॉक्टर हैं। उस समय तक वो MBBS थी, MD अभी नहीं शायद किया था उन्होंने। तो कहा कि मैं चलूँगी, लेकिन अचानक उनकी टिकट एक दिन बाद बनी, तो मुझे एक दिन पहले ही आना था। तो मैं अकेली एक दिन पहले 5 तारीख को, 5 सितंबर को वहाँ से चली। उस समय लगभग 8 घंटा लगता था यहाँ पहुँचने में। तो कराची वाया होते हुए ऐसे आती थी फ्लाइट। तो मैं आ गई एयरपोर्ट पर। विजय भाई और एक और भाई मुझे लेने के लिए आए। वर्षा बहुत थी और वर्षा में कीचड़ जैसे हो जाता है, ऐसा हो गया। तो वो भाई ने मुझे कहा, विजय भाई ने कहा दीदी आपको कुछ भूख लगी होगी, खा लीजिए। मोटी मोटी सी रोटी इतनी बड़ी सारी बना के लाए हुए थे। मैंने कहा नहीं मुझे कोई भूख नहीं है, एक वैसे ही सूखा पड़ा आदमी कहाँ आ गया है, मुझे कोई भूख नहीं है। तो वहाँ देखा वर्षा है और पानी है, कीचड़ है। तो उस भाई ने ऐसे करके कहा दीदी आप मेरी बगल में इसमें हाथ डालिए ताकि आप गिरेंगे नहीं। तो अरे तो सिर मुंडाती होने पड़ेगी भाई कि मैं कमर में बगल में हाथ डालूंगी। वो कहता तुम यहाँ हाथ लगा डालो।
मैंने कहा नहीं, मेरे एक हाथ में पर्स है, एक हाथ में साड़ी पकड़ी हुई है, जोर से साड़ी पकड़ी, पर्स है, मैं अब हाथ कहाँ डालूं? मैंने कहा नहीं, भाषा तो मेरी कोई समझता नहीं, सिर हिलाना तो समझ जाएगा, ठीक है। तो वो भाई था जिन्होंने हमको निमंत्रण दिया हुआ था, वो हमें खास लेने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचे, तो ये दोनों भाई पहुंच गए। मुझे बता दिया गया दीदी ये है, यहाँ पर इसका गैस है, ये स्टोव, यहाँ पर इनका फ्रिज है, ये सब चीज़ें हैं, ये सब जगह ऐसी ऐसी है। तो थोड़ा बहुत मैंने कैसे ही मुझे बता रहे हैं, बाकी ये लोग तो हैं ही यहाँ पर। तो क्या हुआ, रात को मुझे कहते हैं कि आप अंदर से दरवाज़ा बंद कर लीजिए, बाय बाय, हम जा रहे हैं। अरे मैं अकेली रहूँगी यहाँ पर, ये तो सब बाय बाय करके चल पड़े। कहते अंदर से दरवाज़ा बंद कर लो। अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया, गैस दिखा दिया वो। अब मैं क्या करूँ यहाँ पर अकेली, और नया देश है, नया शहर, कहीं भाषा न समझे, कुछ नहीं। लेकिन जैसे तैसे मैं रात को सो गई, जितनी भी नींद आई। और प्रातः मुझे विजय भाई जो है वो हॉस्टल में रहते थे, तो विजय भाई हॉस्टल से वहाँ से आ सुबह आ गए। आने पर उन्होंने कहा कि कई जगहों पर लेक्चर्स प्रोग्राम ले चुके हैं और वहाँ आपके लेक्चर्स है, दिन में 3 जगहों पर लेक्चर प्रोग्राम रखे। अब लेक्चर प्रोग्राम है, लेक्चर किस में करना है, किसको करना है? कहते आपको करना है। तो किरण दूसरे दिन आना था, मैं 6 तारीख पहुँची और मैं 5 दिन, क्यों आवाज़ हो रही थी? एसी चल रहा है, गर्मी तो लग रही है पूरी तरह। हमको कहा कि लेक्चर है, तो किस भाषा में लेक्चर है? का भाषा में, यहाँ तो रशियन या इंग्लिश। अब मैंने भले ग्रेजुएशन किया हुआ है, लेकिन हम कोई कॉलेज में इंग्लिश नहीं बोलते थे ना, मेरा इंग्लिश मीडियम था, हिंदी मीडियम था, और वहाँ कोई प्रैक्टिस हमें इंग्लिश बोलने की नहीं। ठीक है, किसी को कहते तैरना सिखाना तो डाल दो तालाब में, अपने आप हाथ पाँव मार के बचने की कोशिश तो करेगा ही। तो मैंने भी ऐसे ही कोशिश की। अब मैं इंग्लिश तो बोलूं, लेकिन ये सारे तो रशियन समझने वाले, तो वो इंग्लिश को भी ट्रांसलेशन कौन करेगा? तो हाथ खड़ा कराते थे कि एनीवन इज हियर हु अंडरस्टैंड इंग्लिश। तो 1-2, खाली 1-2 मुश्किल से हाथ खड़ा करते भाई, हम इंग्लिश थोड़ा समझते हैं। वो भी इंग्लिश समझते हैं क्योंकि उन्होंने इंग्लिश टोन की अमेरिकन इंग्लिश ही समझी हुई थी। मेरी इंग्लिश तो इंडियन इंग्लिश है, भले इंग्लिश है, लेकिन हमारी टोन जो बोलना है ना, वो इंडियन एक अलग प्रोनाउंसिएशन होती है। तो उन्होंने, तो उस समय उस भाई ने, एक बहन उठ के आई, कहती है मैं इंटरप्रेट करूँ। चलो भाई करो। अब हमें ये नहीं मालूम कि रशिया और अमेरिका 2 बिल्ले हैं। हमने तो वही कैलेंडर टांग दिया झाड़कर, जहाँ रशिया और अमेरिका दोनों बिल्ले दिखाए गए, वही अपना सृष्टि चक्र और त्रिभुवन वो चित्र लगा लिया। फर्स्ट लेक्चर का ये होता है ना हमारा स्वास्तिका, ये इनका कम्युनिज्म का बहुत बड़ा, ये समझो शत्रु है। हमें कुछ नहीं मालूम। फर्स्ट लेक्चर का हिटलर का वो निशान था, चिन्ह था हिटलर का, स्वास्तिका। फर्स्ट लेक्चर उनका कहाँ था? स्वास्तिका थोड़ा उल्टा है, लेकिन हमने उनका उल्टा या सीधा वो तो देखते, हमें कुछ नहीं, हमने तो लगा दिया ये हमारा नॉलेज है। और हमने शुरू किया लेक्चर देना। कहा कि अगर आपने बोला आत्मा, तो यहाँ पर कईयों को पहले वो जेल में डाल चुके। हरे कृष्णा हरे रामा वाले 6 साल से जेल में कैद हैं, क्योंकि उन्होंने आके हरे कृष्णा हरे रामा कहा था। इसलिए आप ये आत्मा परमात्मा कुछ नहीं कहना। तो भाई क्या कहूँगी अभी मैं? तो मैंने कहा ठीक है, मैं आत्मा परमात्मा नहीं कहूँगी। तो मैंने कहना शुरू कर दिया, देयर इज ए पॉइंट, दैट इज ए पॉइंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी इज वर्किंग इन होल द बॉडी लाइक दैट। इस तरह मैंने लेक्चर को शुरू किया कि कैसे आत्मा यहाँ निवास करती है, और वो एक ऐसी एनर्जी है
जो सारी कर्मेंद्रियों से काम कराती है, मान लीजिए ऐसा मैंने कहना शुरू किया। और जो बहन थी वो हर बात में कहे दुशा दुशा। मैंने सोचा थोड़ी रशियन लैंग्वेज भी मुझे आ जाए, तो ये क्या होता है दुशा। फिर मैंने उसको बाद में पूछा व्हाट इज दुशा। कहती दुशा मीन्स सोल। अरे तो मुझे जेल में मत भेजेगी क्या? आई एम नॉट स्पीकिंग सोल एंड यू आर स्पीकिंग सोल एंड सोल। डोंट प्लीज स्पीक सोल। कहती देन व्हाट आई विल स्पीक। आप कहती हो ना चेतन है, शक्ति है, शरीर को चलाने वाली है, वो तो सोल ही है। लेकिन मैंने कहा सोल कहना नहीं है। तो कहती फिर मैं क्या कहूँ। मैंने कहा जो मैं कहती हूँ वही तुम कह। अब वो बेचारी को समझ ना आए, मुझे उसका भी समझ आया, उसको मेरे का समझ आया। अब योग कर तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाती, टाइम हो रहा है, अब जल्दी जल्दी होता चल रहा है। तो बस इस प्रकार हमने थोड़ा शुरुआत किया। तो उन्होंने जब कहा सोल, तो मैंने कहा कि आप भी कहो, एक एनर्जी है, एक पॉइंट है, लाइक दैट। मैंने उसको थोड़ा स्पष्ट किया। फिर सेकंड डे मैंने सोचा आत्मा तो काफ़ी कह दिया। लगभग 1000 लोग बैठे हैं मेरे सामने, और वो टेप रिकॉर्डर मानो 50 टेप रिकॉर्डर रखे हुए हैं, ताकि टेप में इनकी आवाज़ बढ़ते जाए। और वो कैसेट्स बेचते थे लोगों को भर के, और मैं क्या बोल रही हूँ मुझे ही नहीं पता है। मुझे आया बाबा तो जो बुलवाना है बुलवा दिया, मैं क्या कर सकती। उसके बाद फिर मैंने शुरू किया परमात्मा के विषय, कि कैसे एक सोर्स ऑफ एनर्जी है जिससे हमको पावर मिलती है। तो उन्होंने कहा, उसने फिर शुरू किया भोगा भोगा। कहा व्हाट इज भोगा। कहती गॉड। मैंने कहा तुम जेल में छोड़ाओगे। देखो वो आत्मा परमात्मा कहती दीदी सब मैं बोलती हूँ सब सुन रहे हैं, तो आप क्यों ऐसा कहते हो। मैंने कहा लेकिन आप वो देखो हरे कृष्णा वाले जेल में बैठे हुए, मैं भी जेल में जाऊंगी। इंडिया से कहेंगे गई थी रशिया में सेवा करने, और वहाँ जेल में बैठी हुई है, तो मेरी क्या इज्जत रहेगी। प्लीज तुम ये ना बोलो। लेकिन उसने कहा दीदी सब सुनते हैं, सब सुन रहे हैं। लेकिन मुझे पीछे पता चला पेरेस्ट्रोइका के कारण गोर्बाचोव उसमें प्रेसिडेंट थे, उन्होंने लोगों को थोड़ी फ्रीडम धर्म की दे दी थी। और किस लिए, क्योंकि लोगों को यहाँ पर खाने को सब कुछ था, रहने को फ्री मकान है, बिजली का कोई बिल नहीं है, टैक्सी करते हैं 2 पैसा आता था शुरुआत का टैक्सी का, मानो शुरू 2 पैसे से होती थी। फोन फ्री होता था, पानी फ्री होता था। लोगों को जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, आप 40 रूबल में 10-20 लोगों को आप भोजन करा सकते हो। इतना सस्ताई थी सब चीज़ों में, लेकिन लोगों को खुशी नहीं थी। तो उन्होंने ऐसा देखा कि लोगों को खुशी नहीं, क्यों ऐसा हमारे देश के लोगों की है। तो इस चीज़ को देख करके उन्होंने लोगों को धर्म की थोड़ी स्वतंत्रता दी थी। लेकिन उससे पहले धर्म की अगर जितनी चर्चिस थी, तो चर्चिस के अंदर जो क्राइस्ट की फोटो या जो वहाँ एंजल लगे हुए सब उन्होंने घिसा दिए, चक्कुओं से छील के दीवारें साफ कर दी। बाहर की जो चर्चिस थी, बाहर की सब चीज़ें साफ। यहाँ कोई चर्चिस वर्चिस नहीं, जब हम आए हैं यहाँ कोई चर्चिस वर्चिस नहीं। ताले लगे, कोई चर्च लगा हुआ, पोस्ट ऑफिस बना हुआ है, कोई चर्च गवर्नमेंट का स्टोर हाउस है, इस प्रकार हो गए। लेकिन हमारे आने पर 3-4 चर्चिस खुली थी, और उन चर्चिस में सीबीआई के लोग जो थे, वो पादरी था, पादरी का वो प्ले करता था, ताकि पता चले कौन लोग यहाँ आते हैं कौन जाते हैं। डर के मारे लोग जाते नहीं थे। और यहाँ की जो चर्च है ना कैथोलिक या प्रोटेस्टेंट भी नहीं है, ये ऑर्थोडॉक्स चर्च। तो ऑर्थोडॉक्स चर्च में जो बोलते हैं वो सभी सब नहीं समझ पाते, वो पुरानी परिपाटी उनकी चलती आई है, उस रूप से ही होता है। तो इस प्रकार यहाँ पर चर्चिस वगैरह बिल्कुल नहीं थे। तो हम लोगों ने जब यहाँ आए, तो यहाँ आकर के देखा तो हमारे पास कोई स्थान नहीं था। एक कमरा होता था, मानो उस भाई ने अपना फ्लैट 15 दिन के लिए उसने इनविटेशन दिया, 15 दिन के लिए वो हमें एक कमरा, उसने अपना फ्लैट दे दिया। तो हमने अपना एक, हमारे पास एयर बैग था
और एक अटैची थी, मैं और हमारे साथ दूसरी बहन डॉक्टर थी। मैं उसको कहती तुम लेक्चर करो। वो जब लेक्चर करना शुरू करे लोग कहे नो नो हमको तो ये चाहिए, हम योग सीखने आए हैं, मेडिकल तो सुन सुन के थक गए, अभी हम योग सीखने आए। भी योग ही सिखाएगी तुमको, इनसे क्योंकि इंग्लिश तो अच्छी तरह बोली। मैं गलत शब्द भी बोलती थी तो मेरी ट्रांसलेटर कहती थी प्लीज़ माफ़ करना, हम कई बार गलत ट्रांसलेशन कर लेते हैं। मैं अंदर हंसती थी, गलत तो मैं बोलती हूँ, तो बहुत गलत बोलती है, तो ठीक ही बोलती होगी। लेकिन वो भी लल्लू बल्लू थे, उन्होंने भी कभी इंग्लिश आज तक सुनी नहीं। कहते फर्स्ट टाइम हम इंग्लिश सुन रहे हैं, और सुन भी किसके रहे हैं, देसी इंग्लिश, और बहुत ट्रांसलेशन कर रहे हैं। तो आप सोचिए बाबा ने काम करा रहा तो कौन करा रहा है। विजय भाई ने बहुत मेहनत की। विजय भाई हॉस्टल में रहते थे, रोज वो सुबह और शाम आ जाते। आखिर यहाँ जब शुरू हुआ, काफ़ी टाइम हो गया, फिर हमने सोचा कि इनको हमें जो भी हमें सभा में हम कहते थे हमारे 10 दिन पूरे हो गए, अब हम इंडिया में वापस जाए। नो प्लीज नहीं चाहिए, प्लीज नहीं चाहिए। तो क्या करें? किस जगह उनको क्लास कराते थे? बड़े बड़े हॉल होते थे, गवर्नमेंट के हॉल, इतने बड़े और बढ़िया हॉल हैं, वो लोगों को टिकट लेते थे। हमको नहीं मालूम था कि लोगों को टिकट लेके लोग हॉल में आते हैं, फ्री नहीं आते थे। हमें तो मालूम ही नहीं, हालांकि वो टिकट का पैसा होने कुछ हमें भी देना होता है। हम तो अपना जाकर लेक्चर झाड़ के आ जाते थे, और लोग बाहर लाइन रह जाती थी जो अंदर जगह नहीं। स्टेज तो इससे 4 गुना बड़ी तो स्टेज होती थी, इतनी बड़ी स्टेज होती थी। हम कहते स्टेज पर बिठा दो। हॉल बुक करते थे? नहीं, हम नहीं बुक, हाँ बुक मानो आज हमें ईस्ट में है, कल हमको वेस्ट में जाना है। ईस्ट वाला कहता है मेरा कल हॉल बुक है, तो वेस्ट में एक हॉल, कोई भी सवा में सुट के कहता था मैं उस तरफ का हाल मैं कर दूंगा, अब वहाँ जाइए। तो आज ईस्ट है, कल वेस्ट है, उन्हीं लोगों को हम अनाउंस करते थे अभी आपको कल वेस्ट उस हॉल में जाना है, तो सारे के सारे पहुंच जाते थे। कमाल थी कैसे इनका जो सिस्टम था आवाज़ का। मानो अगर मैंने 2 को कहा तो 2 ने हजारों को, सभा को बता दिया कि वहाँ कल जाना है। कोई अनाउंस ज़्यादा करने की जरूरत नहीं होती। कौन से सिटी में आए थे? मास्को में, पहले शुरुआत मास्को में ही हुई थी। तो मानो इसमें करके फिर हमको जहाँ कमरा, फिर हम सभा में कहते थे हमारा वीज़ा पूरा हुआ, 10 दिन का इन्विटेशन पूरा हुआ, सभा में खड़े होते थे आप हमको पासपोर्ट दीजिए, हम आपका एक्सटेंड करवा करके हम ले आएंगे। सभा में कोई ले जाता था, वो हमारा पासपोर्ट लेके वीज़ा एक्सटेंड करा के 20 दिन का और आगे बढ़ा देता था। ऐसे बढ़ते बढ़ते हमारा वीज़ा 6 मास, वो 2 मास का हो गया। जब 2 मास हो गया मैंने सोचा अब तो जाना चाहिए, यहाँ क्या रह के करना है इतना, क्योंकि शराब पी हुए सड़क पर लोग लेटे पड़े होते थे। अभी तो सब सुधर गए हैं हमारे यहाँ आने से ही। पहले शराब इनकी अपनी वोडका होता है इनका, बहुत सस्ता शराब होता था, पानी की जगह शराब ही पीते थे। जैसे दूध की डोलची लेके आते हैं ना, ऐसे ही शराब की डोलची लेकर आते, और वो डोलची को रास्ते में ही पीते चले आते थे। घर तक तो मैंने समझी डोलची पहुँचते हैं, वही पूरा तमाम हो जाता। तो बहुत शराब पीते थे, सिगरेट शराब बहुत ज़्यादा थी, कई सड़क पर पड़े हुए मिलते थे। तो एक दिन मैंने क्लास चल रही है अभी, मानो कोर्स चल रहा है, कोर्स कराया, कोर्स में 15-20 दिन 25 दिन हो गया, कोर्स हो गया। जो भी था, अमेरिका रशिया लड़ाई करेंगे, बिल्ले हैं तो ये मक्खन श्री कृष्ण खाएगा, हमने सीधा सीधा सब बता दिया। हमारे लिए कोई अंतर नहीं है, भगवान का ज्ञान है ना, डायरेक्ट ज्ञान ईश्वर का, हम तो ईश्वर का ज्ञान देंगे। ये उत्थान की कहानी है, ये पतन की कहानी है। यहाँ से उत्थान हुआ, ये पतन हो जाएगा। भारत में फिर प्रकृति का आपदाएं आएंगी, सारा कुछ सुना देते थे जो कुछ, वो सब सुनने वाले किसी एक ने कभी क्वेश्चन नहीं किया, सब जैसे मंत्र मुग्ध हुए पड़े हैं, पता नहीं क्या भगवान जी कर रहे हैं उनका। ऐसा बात मैंने 2 मास हुए, तो कई शराब पी के आ जाते थे सभा में भी। तो फिर मैंने कहा कि अभी हम एक्सटेंड नहीं कराएंगे वीज़ा, अभी मैं वापस जाऊँ। कहा दीदी आप हमको ये बताओ कि आपको तकलीफ क्या है यहाँ। मैंने कहा तकलीफ ये है कि मुझे लगता है या मछली बाजार में या शराबियों के बीच में मैं रही हूँ। मैं मछली बाजार में इतने दिन नहीं रह सकती, क्योंकि मछली खाते मीट खाते तो बदबुएं तो आएंगी। तो कहा मुझे बताओ ना हमें खाना क्या है,
हमें पता ही नहीं क्या खाना है। तो मैंने कहा जो हम खाएंगे वो आपको बताएं। कहा बताओ। तो हमने सेकेंड डे से स्टोव ले आते थे, और चकला बेलना तवा तो होता ही नहीं था यहाँ पर हमारे पास। तो इसलिए क्या किया था, विजय भाई के हॉस्टल से विजय भाई बेचारा बहुत कोशिश करता था हर रूप से। तो विजय भाई का वहाँ पर वो सब्जी बनाने का वो था, तो हमने एक प्लेट ले ली। प्लेट में क्या किया, आटा गूंद के अखबार के ऊपर रख दिया, और उसके बाद उस प्लेट को उल्टा दिया, और उल्टा के उस बोतल, दूध की बोतल के साथ हमने रोटी बेल ली। रोटी बेल गई हमारी, फिर रोटी को भी हमने कागज़ पर रख दिया, फिर तवे के ऊपर उसको गर्म करना रख लिया, गैस के ऊपर, तवे के ऊपर वो जो हीटर था उसके ऊपर हमने वो प्लेट रख दी। अब प्लेट अच्छी तरह गर्म हो गई, वो हमारा तवा बन गया, अब इस पर रोटी बन जाएगी। तो एक दिन रोटी हमारी बड़ी फूल गई, तो किसी एक रशियन ने देखा कि हम दीदी ने तो इतना सा पेड़ा लिया। मैंने सब दिखाया, ये देखो कैसे रोटी बेलते हैं, मेज पर रख के बेल के दिखाया। तो उन्होंने देखा बेलते हुए, आटा गूंदा, सब दिखाया। आधा घंटा मैं सुनाती थी, आधा घंटा, क्योंकि हॉल 1 घंटे के लिए हॉल हमें मिला हुआ है, तो आधा घंटा वो दिखा के, तो उसने गैस, रोटी जब फूल गई ना, खुशी से उठाई तो लगी गैस, तो गैस लगी, रोटी गिर गई। अरे रशियन नहीं रोटी उठा सकते, ये इंडियन ही उठा सकते हैं, रशियन रोटी उठाएंगे तो गैस कुछ लग जाएगा। बेचारे को क्या, मुझे भी नहीं मालूम था फूली हुई रोटी है, फट जाएगी तो गैस बेचारे को थोड़ा लगेगी आँख में, रोटी छूट गई। फिर आकर उनको रोटी बनाना सिखाया, सब्जी बनाना भी सिखाया। जो यहाँ सब्जी पहले क्योंकि आटा आज तक नहीं हमको मिला, मैदा और सूजी होती थी। सूजी को हम गर्म पानी से भूनते थे, बहुत बढ़िया उसकी रोटी बनाते थे। और मैदे की रोटी बना लो या सूजी की बना लो, इस प्रकार धीरे धीरे थोड़ा सा शुरू। तो हम इन लोगों का कुछ लेते नहीं थे, भाई अभी ये भिखारी, खाना पीना इनका सब ऐसा। तो कहा दीदी आपको सिखाओ तो हम वही खाएंगे जो आप खाते हो, आप हमको बता दो। तो हमने इनको जैसे वो हलवा बनाना, या नमकीन क्या होती है सूजी का जो बनाते हैं, उपमा बनाना, और चपाती बनाना, ये ऐसी चीज़ें थोड़ी थोड़ी हमने सिखा दी। तो जब सीखी तो दूसरे दिन वो ले आते थे बना के, सब्जी बना के, दीदी ये देखो टेस्ट करो, हमारी ठीक है। तो मैं टेस्ट तो कभी करती नहीं थी, क्योंकि इनके तो मीट वाले बर्तन। तो एक ने कहा कि दीदी हम जब लाते हैं ना तो आप टेस्ट क्यों नहीं करते। मैंने कहा तुम्हारे बर्तन मीट वाले हैं, हम मीट वाले बर्तनों में टेस्ट नहीं करें। तो कहा हम क्यों खाएं फिर मीट वाले बर्तनों में, तो आप हमें भी बताओ। तो उन्होंने अपने घर से मीट वाले बर्तन सब चेंज करके नए बर्तन अपने घर में लाए, कहा अब टेस्ट करके देखो। तो मानो जैसा था वैसा ही उन्होंने करना चाहा, किसी तरह जाओ नहीं यहाँ से। फिर ऐसा हो गया 2-2.5 मास हो गए हैं। जयंती बहन को ही बुलाया, फिर कोर्स चला, फिर जयंती बहन ने भी कोर्स कराया, चलता रहा। फिर उनको फिर ये चला कि यहाँ ऐसे नहीं कि जहाँ आया सेंटर खोल दो, हर चीज़ गवर्नमेंट के अंडर थी उस समय। किसी का अपना मकान नहीं था, किसी की अपनी जायदाद नहीं हो सकती है, सब चीज़ें गवर्नमेंट की होंगी। वो थोड़ी 300-400 सारे रशिया में कारें होंगी। कहीं भी अगर आपने कहीं जाना है तो हम रास्ते में कोई भी कार को हाथ देते थे, अगर वो उस साइड में जाएगा तो हमको छोड़ देगा, हम उसको थोड़े पैसे दे देते थे। ऐसा सिस्टम चलता था, कार वाला ले जाता था। टैक्सियाँ भी होती थी, टैक्सियाँ कई बार नहीं मिलती हैं, हमने टाइम पर क्लास में पहुंचना है। तो इस प्रकार भाई बहनों का बड़ा सहयोग रहता था शुरू से ही। वो हमें या तो कोई छोड़ने आ जाता था, विजय भाई पढ़ते थे, वहाँ पर अपना काम भी करना है, बहुत मेहनत करते थे ये। लेकिन मैं रहती तो अकेली थी, क्योंकि मेरे साथ जो बहन आई वो तो 15 दिन के लिए आई। और 28 सितंबर को यहाँ इतनी स्नो पड़ी, तो जब स्नो पड़ी सारी सड़कें सफ़ेद हो गई, सारा पेड़ सफ़ेद हो गए। तो मैंने कहा, विजय भाई ने कहा देखो दीदी स्नेक आवे, स्नेक पर वो स्नेक कहते हैं, स्नो जो पड़ती है ना, तो स्नेक। तो मैंने कहा तो अब तो लोग आए जाएंगे नहीं। कहा क्यों नहीं आए जाएंगे, सब लोग आए जाएंगे। अब मैंने अब जब यहाँ पे रहे पड़े हैं तो क्या करें, इन्हीं कपड़ों में, स्वेटर में तो नहीं चलता था, ठंडी इतनी -25 हो गया टेम्परेचर।
अब -25 में तो हमको एक माता ने अपने बूट दे दिए, छोटे बूट थे, तो बहुत के पहन लिए, छाले पड़ गए मेरे पाँव में। ये नहीं मालूम कि ये छोटा बूट है, थोड़ा बड़ा किसे लूँ। तो बाजार से विजय भाई ने हमको एक कोट 125 रुपये का मिल गया था, पुराना कोट एक मिल गया। वो पुराना कोट एक पहन लिया। यही कमाते थे, और जो हॉस्टल में इनको मिलता था ना अपना जो इनको मिलता था पेंशन स्टेप जो मिलती थी, वो उसी से ही गुजारा हमारा चलता था। बाजार से सब्जी ले आओ, ये ले आओ। एक दिन लोगों ने पूछा, दीदी अभी हम खाते भी शुद्ध हैं, सब हैं, हम कुछ यज्ञ में लाएं, कुछ सेंटर में लाएं, नहीं तो हम कहते थे हम आप लोगों का कुछ नहीं लेंगे। तो मैंने 3-4 को कहा, खाली दूध ले आओ, थोड़ा सा 2 पैकेट दूध ले आओ। दूसरे दिन क्लास दरवाजा खोला तो लगभग 600 पैकेट दूध वाला, इतना दूध, सभी दूध लिए चले आ रहे कि दीदी ने दूध कह दिया, दूध कह। मैंने कहा ना दूध पी गया। और विजय भाई हमारे बड़े थे, जिन्होंने कहा कि दीदी मैं ना बड़े बड़े पतीले खरीद के लाता हूँ। मैंने कहा क्यों? कहते हैं बाद में इतने लोग होंगे, उनका भोग बनना होगा, उनका ब्रह्मा भोजन होगा, तो किस में बनाएंगे? अरे अभी आने तो 2 लोगों को, कहते इतने ढेर आ रहे हैं और कितने आएंगे? उस समय लगभग 600-700 तो कोर्स कर ही रहे थे, आजाद ने कोर्स किया, थोक का माल था, जितना आ जाए। बहुत ही माता है भाई, बहुत ही अच्छी तरह इतने प्यार से सुनते थे। फिर हमने सोचा अब इनको सेंटर में जो कमरा था, एक हमारा छोटा था, इससे तो काफ़ी छोटा कमरा था, तो बैठने के लिए तो हमारे पास कुछ था ही नहीं। जो मकान लिया था उसमें खटिया उन्होंने दी थी, एक कुर्सी थी, बस कुर्सी बैठा। तो हम उनको कहते थे कि आप अपने घर से जिसमें बैठना है, आप अपना स्टूल बेंच जो चाहिए आप लेकर। तो हम मानो 1000 लोगों में से 25 लोगों को कहते थे कल ही 25 लोग आएंगे, बाकी कोई नहीं आए। तो 25 के 25 लोग आएंगे, उन्होंने आपस का फैसला कर लेते थे, 25 ही आएंगे क्लास में, और अपने स्टूल बेंच जो लाना चाहते थे अपने ला के बैठ जाते थे। तो हमने हमारे होते तो ऐसा ही होता था, खाते थे कुछ, हम उनको खिलाते थे। अब लाए हैं दूध तो उसकी खीर बनाई बैठ के, दूध का कुछ ना कुछ बनाया बैठ के, क्या करेंगे? फल लाया उसका भी कुछ कर, तो इन्हीं को खिलाए, तो प्लेटों में खिलाते थे। विजय में प्लेटें भी खरीद लाए, कड़छियाँ ले आए, कुछ ले आए, तो हमने खिलाते और जूठे बर्तन मेरे हाथ में देते जाते थे, स्पसिबा पैसिबा, धन्यवाद आपका, धन्यवाद। सारा झूठ मेरे हाथ में पकड़ा के धन्यवाद धन्यवाद। तो मैं भी चुपचाप, मुझे आगे बोलना तो आता नहीं, ना रशियन भाषा आती है, मैं भी वाश बेसन में रख के साफ कर लेंगे, क्या करें। ये तो हमारी पीछे बहनें आई, तो संतोष बहन, खुदा बहन आई, तो इन्होंने लिख के लगा दिया, जहाँ जिस बर्तन में खाओ बर्तन साफ करके जाओ। फिर उन्होंने देख लिया, वो तो साफ करने को तैयार है, एक जनी सबका लेती थी, साफ कर देती थी। हम इस प्रकार हमारा छोटा सा कमरा होता था, एक इतना कमरा जिसमें एक खटिया है और दूसरे में 1.5 खटिया आती होगी, वो क्लासरूम है, एक खटिया जिसमें आती है वो हमारा स्लीपिंग रूम। एक बार तो मैं सो गई, तो वहाँ पर एक और बहन बैठी थी, मेरे खराटे की आवाज़ आ रही, दीदी खराटा आ रहा है। तो मैंने कहा ये तो कमरा है, यहाँ तो बैठी हुई हूँ। तो मान लीजिए इतना क्लोज था, परंतु हमने ऐसे खोल नहीं सकते। तो फिर ये था कि सेंटर बनाना है अगर, तो मैंने दादी को फ़ोन किया, जानकी दादी को, कि दादी यहाँ लोग बहुत इच्छुक हैं, आने नहीं दे रहे कि हमको आपको वापस नहीं जाने देना है, तो मैं क्या करूँ? मेरी टिकट पूरी हो रही है, क्योंकि टिकट 3 मास की शायद होती है, मेरी टिकट पूरी हो रही। तो दादी कहती है टिकट फाड़ के फेंक दो और आराम से रही लो। अरे टिकट फाड़ के फेंक दो, वापस कैसे जाऊंगी? $500 मैं लाई थी, छुपा छुपा के रखे हुए वही डॉलर अपने पास। खर्चा वो करते थे, विजय भाई लाए थे थोड़ा थोड़ा सा, जैसे भी बंद गोभी यहाँ मिलती थी और आलू, कभी आलू और बंद गोभी बनाते थे, कभी बंद गोभी और आलू बनाते थे। आप समझ सकते हो कैसे? बस वो जामुन रंग की बंद गोभी होती थी, हरे रंग की नहीं, जामुन रंग की बंद गोभी, वही बंद गोभी और आलू, आलू और बंद गोभी बना लेते थे। और एक बहन आ गई कहीं से, किसी और देश से, वो यहाँ घूमने आई, वो कहती है मैंने शादी कर ली, मैंने ज्ञान सुना हुआ है, अभी मैं पवित्र रहती हूँ। तो उसने कहा मैं सब्जी मैं बनाऊंगी। वो इतनी सी सब्जी बनाती, इतना सा मैदा घोल के उसमें डाल दे, सब्जी इतनी बन जाती, कहती खाओ नहीं।
कहा अच्छा बहन भाई खाएंगे क्या करेंगे। जैसे आया हमको कुछ नहीं लगा कि क्या खाना है क्या नहीं, बहुत ही अच्छा सब बहुत अच्छा चला। फिर ये था कि रजिस्टर करने बिना मैंने कहा दादी गुलजार दादी को कहा, तो गुलजार दादी ने कहा कि इतने दिन आप रही हो ना तो दिया जलता रहे, किसी के घर में मुरली पहुंचाते रहे, वहाँ वो मुरली आपस में पढ़ लेंगे, ऐसा दिया जलता रहेगा, ऐसा शुरू करके आप आ जाओ। तो मैंने सोचा ये राय ठीक है, और फाड़ने वाली राय तो नहीं ठीक लगी मुझे। तो वहाँ पर फिर ये था कि विजय भाई को था कि सेंटर क्यों ना बन जाए यहाँ पर, तो सेंटर कैसे बने। तो फिर किसी वैज्ञानिक था एक साइंटिस्ट जिसने कोर्स किया था, तो उसने कहा मेरा बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, हम अपने इंस्टीट्यूट के अंतर्गत आपको रजिस्टर कर दें कि हमारे इंस्टीट्यूट का ये योगा मेडिटेशन सेंटर बना है, और वो उसको जगह जो होगी उसका किराया मैं दूंगा, आपके हॉल में आने जाने का किराया मैं दूंगा, और हॉल का जो भी आपका किराया लगेगा वो मैं दूंगा। ये उनका सिस्टम होता था। तो उसने वो किराया देना शुरू कर दिया और हमारा सेंटर रजिस्टर हो गया। जब रजिस्टर हो गया और मेरी टिकट का टाइम पूरा हो रहा है, सितंबर में दिसंबर हो गया। दिसंबर में बहुत ही ठंडी, बुरी तरह ठंडी थी, इतने तक कोट होता था, हमारा फर वाला था कोट पूरा, माता है कोई लाके मफलर डाल जाता, कोई लाके टोपी डाल जाता, प्यार से बहुत किया बेचारों ने, हाथ में दस्ताने डाल जाता, बहुत उन्होंने स्नेह प्यार दिया माताओं ने। और कुर्सी हमारे बैठने के लिए है, खटिया है, ऐसी चीज़ें ला ला के रख दी जाती थी। तो माताएं जैसे ना इंडियन माताएं होती है ना, इस प्रकार प्यार प्रेम। भाई लोगों का काम था कि हमें ले आना ले जाना, अकेले हैं, विजय भाई कई बार हॉस्टल से नहीं आ पाते थे, तो मुझे घर जाना है वापस आना है, तो क्या करेंगे। तो वहाँ पर पहले जैसे मैं बताया टैक्सीज इतनी होती नहीं थी, और बहुत पेड़ों पर आप देखेंगे तो कोई भी पत्ता नहीं होगा, टहनियाँ हैं जिसके ऊपर बर्फ जमी हुई है, बर्फ के ये जो पिलर्स हैं ये सब बर्फ से ढके हुए होते हैं, तो ऐसा लगेगा सूक्ष्म होता। लाइट जलाने की जरूरत, यहाँ लाइट रात को शायद 9 बजे शुरू जलाते थे स्ट्रीट लाइट, लेकिन टोटल लाइट इस कदर होती थी कि सारी रोड जगमगाती होती थी। तो रजिस्टर हुआ, तो रजिस्टर होने के बाद इन्होंने कहा कि हम आपको जाने नहीं देंगे, आप तो जैसे हमें छोड़ के चले जाएंगे, मछली तड़पेगी यहाँ, तो हम कैसे आपको जाने दें। आप मैं कोर्स कराया, फिर कोर्स के बाद कहा वैसे तो ज्ञान बहुत है लेकिन अभी मैंने जाना है, कहा फिर बहुत है तो वो आपको दे के चाहिए। फिर मैं थोड़ा ज्ञान दे देती 15 दिन, फिर मैंने कहती अभी ज्ञान बहुत है लेकिन अभी मैंने जाना, वो भी दे के जाओ। फिर मैंने कहा हमारी मुरली होती है, तो कहा दीदी हमें मुरली चाहिए, लेकिन सुनाएगा कौन, ना यहाँ इंग्लिश जाने ना हिंदी जानते, लोग तो सब ऐसे ही थे। फिर सुधा बहन यहाँ पर आई। सुधा बहन जब यहाँ आई और मैं यहाँ से इंग्लैंड गई, इंग्लैंड से मैं इंडिया गई, मुझे मधुबन में वेलकम हुआ, ये वो सब हुआ, मैंने 1-1.5 घंटा यहाँ का सारा समाचार सब सुना, यहाँ पर बहुत अच्छा हुआ। तो इधर सुधा बहन ने आकर के यहाँ सेंटर की, विजय भाई थे कि फिर सुधा बहन को छोड़ा, फिर सुधा बहन 3 मास यहाँ रहती थी, 3 मास के बाद मैं आ जाती थी वापस, फिर सुधा बहन आती, ऐसे हम 3-3 मास आना जाना चलता रहा। फिर आकर सेकेंड ट्रिप में मैं आई, थर्ड ट्रिप में जब आई तो फिर हमें इनविटेशन देने वाले बहुत लोग आते थे, क्योंकि उस समय यूएसएसआर जो था स्प्लिट हो गया, हमारे होते ही ये सब कुछ हुआ। पहले यूएसएसआर में ही हम आए थे और हम कई जगहों पर गए थे जहाँ पर फॉरेनर, फर्स्ट फॉरेनर हमें रिसीव करने के लिए बड़े बड़े लोग खड़े होते थे। हमारा सामान उतरेगा, उसको अलग जगह पर लेकर जाएंगे, हमारे लिए टैक्सी अलग जगह से आएगी, वहाँ हमें खातरी करके लेके जाते थे। बहुत इज्जत हमें दी लोगों ने, यहाँ के लोगों ने, काफ़ी अच्छा हमें रहा। फिर मैं सेकेंड टाइम जब आई, थर्ड टाइम फिर मैं पीटरबर्ग में गई। पीटरबर्ग जब गए तो वहाँ भी हमने एक स्कूल में हमने कोर्स कराया। कोर्स कराने के बाद वहाँ पर एक मकान ले लिया, वही किराए पर मकान किसी ने दे दिया, किराए पर थोड़ा थोड़ा किराया होता था, 2 कमरे थे, एक क्लासरूम था, थोड़ा इससे छोटा था। वहाँ वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं थी, किराए पे ले सकते नहीं, थे। किराए मानो जो रहता है वो अपना देता है,
वो भी किराए पर ही है, उसने आगे दे दिया है। वो भी गवर्नमेंट से किराए पे? वो गवर्नमेंट के किराए पर ही है, वो दे सकता है क्योंकि उसके नाम पर ये मकान है। तो उसने मकान दे दिया, तो हमने वहाँ क्लास शुरू कर दी पीटरबर्ग में। 7 डेज कोर्स हो गया, क्लास शुरू हो गई, मुरली चलनी शुरू हो गई और इधर सुधा रह गई। फिर उधर था हमारा, फिर टाइम हो गया, तो फिर संतोष बहन को बुलाया। तो संतोष बहन ने पहले ही अपने लौकिक जीवन में ही रशियन लैंग्वेज सीखी थी और उन्होंने कोर्स भी किया था 5 साल का, और इसे थोड़ी रशियन लैंग्वेज आती भी थी, थोड़ी थोड़ी सी, और काफ़ी चीज़ें रशियन जानती थी। तो जगदीश भाई जी थे, तो भाई साहब ने कहा कि ठीक है, पीटरबर्ग में संतोष बहन को भेजते हैं। तो संतोष बहन जब वहाँ गई तो मैं मॉस्को में आई। तो जब मॉस्को में आई तो फिर संतोष बहन ने कहा कि रशियन जो मकान आप हमको लेके दे गए हो, वो उस भाई ने कहा है मकान 2 दिन के अंदर खाली करो, क्योंकि मेरी लड़की आ रही है और उसका पति जो है वो ऊपर जा रहा है, स्पेसशिप में जाने वाला है, कॉस्मोनॉट है, और कॉस्मोनॉट ऊपर से नीचे आ रहा है और ये उसको रिसीव करने जाएगी, इसलिए मेरी लड़की यहाँ आके रहेगी, ये मकान खाली। तो उसने फ़ोन किया, दीदी अब मैं क्या करूँ, ये तो मकान खाली करने की कह रहे हैं। तो इसने मकान जो आने वाले थे, किसी ने कहा मेरे घर में सामान रख लो, यहाँ क्लास कर लो, 10 दिन वहाँ की, 5 दिन कहीं की, 2 दिन कहाँ की, ऐसे करती रही बेचारी, सामान उठाए उठाए घूमती रही। फिर मैंने कहा कि आप मॉस्को आ जाओ, जब इनको ज़रूरत होगी तो ये स्वयं मकान देख लेंगे, ये हमें बुलाएंगे तब हम जाएंगे। तो उसने कहा नहीं दीदी, छोड़ के मैं नहीं आऊँगी। उसको इतना नशा है। कॉस्मोनॉट की पत्नी कहती मैंने उसको कहा है कि तेरी बेटी को टिकट कैसे मिलेगी इतनी जल्दी, 2 दिन के अंदर वो कैसे मॉस्को जाएगी कॉस्मोनॉट को रिसीव करने के लिए, टिकट नहीं मिलती। कहा क्या समझती हो, कॉस्मोनॉट की पत्नी को टिकट नहीं मिलेगी? कहती है अगर इसको इतना नशा है तो मैं तो कॉस्मोनॉट के बाप की लड़की, मेरे को मकान क्यों नहीं मिलेगा, मेरे को भी मकान मिलेगा। बड़ी अच्छी बात है, अगर मिलेगा। तो इसने फिर फ़ोन 2 दिन में फ़ोन कर दिया कि मकान मिल गया, फिर आओ और आके देखो, फाइनल करो, और फाइनल करके ताकि हम उस मकान में शिफ्ट करें। मकान में पहले ये सफेदियाँ कागज़ ही लगते थे, वेराइटी डिज़ाइनिंग कलर, और फर्श लकड़ी के फर्श होते थे, उसको पॉलिश वगैरह करते थे और ये सब कागज लगते थे। और एक कमरा 2 कमरे का था, 7 किचन होती थी, किचन के साथ लेटरिन बाथरूम, किचन के साथ लगा होता था ऐसे। तो इस प्रकार फिर पीटरबर्ग में वहाँ पर भी शुरू किया। फिर वहाँ पर होते होते फिर वहाँ भी रजिस्टर हो गया और वहाँ भी सेंटर खुल गया। अब देखिए 8 बज गए, मैं भाग दौड़ क्या कर रही हूँ छोड़ के बीच में। बाकी तो पीछे सारा इन बहनों ने बहुत सेवाएं की, क्योंकि बाद में धीरे धीरे बढ़ता गया, भाई बहन बहुत आते चले गए। ऐसा था कि जैसे बाबा बच्चों को भेज रहा है और सहयोगी बच्चे बहुत हैं। हमारे पास पैसा होता नहीं था, करेंसी का इतना एवोल्यूशन चेंज हुआ, बहुत बड़ा चेंज। जो चीज़ आपके पास 8 रुपए की है वो 80 रुपए की चीज़ मिल रही है। आप देखिए यहाँ क्रिस्टल का ये घर है, जो असली क्रिस्टल जिसको कहते हैं हैवी होता है, क्रिस्टल का घर है रशिया। आज मार्केट में जाओ क्रिस्टल दिखाई नहीं देता। तो उस दफे योगिनी बहन आई, गुलजादा दी, तो योगिनी मार्केट में गई तो बढ़िया क्रिस्टल देखा, कहा मैं तो लेती हूँ, कहा ले लो। तो उसने गिलास क्या, कटोरियाँ क्या, फ्लावर वास, कई कुछ खरीद लिया। मैंने कहा एक सेट मैं भी खरीदती हूँ। जब तक मैंने खरीदा उन्होंने सामान अंदर कर दिया। तो शोर मच गया था कि रशिया भूख मर रहा है, वहाँ कुछ नहीं रहा, क्योंकि 70 साल से इनकी चीज़ों के रेट वही थे जो 70 वर्ष पहले था, वही आज है। तो क्या हालत होगी, इतनी सस्ताई। तो धीरे धीरे इन्होंने रेट को बढ़ाने के कारण सारा सामान एक बार अंदर करेंगे तभी तो रेट बढ़ेगा। तो लोगों में सनसनी छा गई कि जब पहले भी 2nd वर्ल्ड वॉर हुई थी तो हमारे देश में नहीं कुछ मिल रहा था, अभी शायद 3rd वर्ल्ड वॉर शुरू होने वाली। तो लोगों ने लाइनों में खड़े हैं कि कुछ मिल जाए। अब थोड़े दिन की बात है, लोग समझ नहीं, क्योंकि लोगों को ये आउट नहीं करते बात।
भी ऐसे ऐसे रेट बदलना है, ये कारण है, ये कुछ नहीं बताएंगे। हमने यहाँ प्राइम मिनिस्टर मरा था, इंडिया जाके पता चला कि भारत रशिया का प्राइम मिनिस्टर मर गया। इंडिया का प्राइम मिनिस्टर नहीं, रशिया का मरा था। तो रशिया का प्राइम मिनिस्टर मरा तो रशिया ने नहीं पता है कि रशिया का मर गया। इंडिया में जाके हमें पता चला कि रशिया वाला प्राइम मिनिस्टर मरा है। यहाँ लोगों को अभी युद्ध हो रहा है, पब्लिक को थोड़ी मालूम है युद्ध हो रहा होगा युद्ध। मैं ही कल अपने फोन में देख रही थी कितने न्यूज़ क्या क्या हो रहा है, लेकिन यहाँ लोगों को पता नहीं चलने देते कुछ। तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं। अब ट्रेन है आपकी, 15 घंटे ट्रेन लेट है, बंद ट्रेन है, निकलना नहीं बाहर, और बंद ट्रेन में एसी बंद है, गर्मी में बैठे, एक नहीं पूछेगा क्यों नहीं ट्रेन चल रही। हमारे इंडिया में कहेंगे कारण क्या है, बताइए तो सही। कोई नहीं पूछता, हम तड़पते थे। शीशे ही क्या तोड़ कारण देंगे है? वहाँ तो। जी वहाँ तो दीदी शीशे ही तोड़ देंगे। हाँ, कोई नहीं, सब शांत हो गए। और कोई बात हो तो उनको पूछो, तो एक को बहन को मैंने पूछा यहाँ पानी बंद हो गया है, क्या बात है। कुछ दिन के लिए, 2-3 दिन के लिए पानी गर्म बंद करते हैं ताकि सफाई करने के लिए। अब मालूम नहीं होता कि कब बंद होना है, कब आ जाना है। आता है कहीं न्यूज़ में कि इस दिन से बंद होना है, लेकिन आम घरों में नहीं पता होता। तो मैंने किसी एक को पूछा, पड़ोस वाली को, ये पानी कब आएगा? वो नोस, गॉड नोस कब आएगा, ये हमको नहीं मालूम कब आना होता है। तो मानो हर चीज़, तो यहाँ के लोगों ने बहुत ही सहयोग दिया। सहयोग देते देते मानो पहले 9 जगहें बदली हैं मास्को में भी। आज ये मकान है, सुधागन कहती है मकान का पीरियड पूरा हो जाता है। जब हम मकान को साफ सुथरा सुंदर बना के रखते हैं, लोगों को बड़ा पसंद आ जाता है। और वो मालिक मकान कहते हैं इसका किराया बढ़ जाएगा, तो बड़ा हुआ हमसे ले लेनी, मुझे खाली कर देते तो मकान। अब हमने सुंदर बना दिया, पर्दे लगा दिए, कागज़ बढ़िया लगा दिया। आने वाले दीदी ये कागज़ लगा लो, दीदी ये लगा लो, बढ़िया। लोग फिर वापस ले लेते, फिर चेंज करो। मैं समझती 9-10 मकान बदले होंगे, कई एरिया नहीं छोड़ा। आज इधर जा रहे हैं, कल उधर जा रहे हैं। सुधागन कहा जाता था, मैं भी साल में 1 बार 2 बार तो आती रही हूँ। फिर सुधागन यहाँ परमानेंट हो गई, और वहाँ पर संतोष बहन पीटरबर्ग में हो गई। अभी लगभग हमारे 70-75 सेंटर हैं। कुछ सेंटर हैं जो मास्को के कनेक्शन में चलते हैं, कुछ सेंटर हैं जो संतोष बहन जिनको देखती है। बाकी जब रीजनल हमारी रिट्रीट या कोई कार्यक्रम होता है तो सब आपस में मिल करके एक स्थान पर प्रोग्राम करते हैं। जो पीटरबर्ग का जगह है, वो भी वहाँ पर एक बार एक प्रोग्राम हुआ था, तो वहाँ एरिया गवर्नर होते हैं, तो एरिया गवर्नर को इनवाइट किया था, और क्लास में लगभग 300 विद्यार्थी होंगे, सब वाइट ड्रेस में बड़े खुशनुमा से बैठे थे सब, कि हमारा गवर्नर आया हुआ है। तो गवर्नर को देख के बड़ा अच्छा लगा कि यहाँ इतने खुशनुमा चेहरे तो उसने कहा कि मेरे पास एक ज़मीन है, उसका नाम ही है स्पिरिचुअल हिल, उस ज़मीन का नाम है। वो ज़मीन मैं आपको लीज पर देना चाहता हूँ। तो 3000 स्क्वायर मीटर वो ज़मीन, जहाँ पर अभी बाबा का भवन बना है, वो उसने ज़मीन लीज पर दी। फिर बाद में हमने उस ज़मीन को खरीद लिया। मुश्किलातें बहुत आई, लेकिन उसके आधे पार्ट में मकान बनाया है, आधा पार्ट बगीचा बना के रखा है, ताकि पब्लिक का फेवर विन किया जाए। पब्लिक आती है वहाँ पर, बच्चों को लेकर आते हैं, बगीचा बना हुआ है, फूल माले सब लगा हुआ है, जो चाहिए बच्चों के लिए खिलौने भी रखते हैं, उनके लिए खेलने का प्रबंध भी करते हैं, सब चीज़ें। वो बच्चों को धूप लगाने आओ, कुछ भी करने आओ, बैठो, ऐसा कुछ चलता है। और यहाँ पर पहले एंजल हाउस था। एंजल हाउस का क्वीन किसी रानी का पैलेस था, और उस पैलेस के अंदर लगभग 42 कमरे थे, और बहुत सुंदर पैलेस जो होता है, तो कैसे होगा, छतें क्या सुंदर डिज़ाइनिंग बनी हुई थी, दीवारें कैसी सुंदर डिज़ाइनिंग, बहुत सुंदर मकान समझो बना हुआ था। बैक साइड में बहुत ही अच्छी बड़ी जगह थी, जहाँ पर कितनी कारें खड़ी कर लीजिए। आगे गली बहुत बड़ी चौड़ी गली थी, उसके साथ एक हॉस्पिटल था, बस वो उधर था। हॉस्पिटल का कोई टाइम ऐसा था जब 2nd वर्ल्ड वॉर थी, तो वहाँ के पेशेंट्स इस क्वीन जो रानी थी उसने अपने मकान में भी रखे थे, तो यहाँ भी रहते थे। तो वो हम लोगों को 5 साल के लिए मिला, लेकिन गवर्नमेंट का 5 साल के बाद हमने लीज को एक्सटेंड कराना चाहा तो एक्सटेंड नहीं हो पाई।
एक्सटेंड ना होने के कारण हमने एक और मकान लिया, उसका नाम है एंजल हाउस। वो एंजल हाउस था, फिर नया एंजल हाउस खरीदा। वो ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर है। हो सकता है कल टाइम मिला तो कल आपको दिखा भी देंगे, जहाँ पर हमारी क्लास अभी होती है, वहाँ भी क्लास होती है। वो मकान खरीदा, पर बड़ा तो नहीं था, बहुत छोटा ही था, लेकिन चलो गुजारा तो अपना तो हो जाए। फिर मैं लिफ्ट वहाँ पर नहीं होती, 3 मंजिल 5 मंजिल तक लिफ्ट नहीं देते हैं, तो मैं तो लिफ्ट के बिना चढ़ नहीं सकती थी। फिर इन्होंने एक और भवन खरीदा, वो 3-4 कमरे का भवन है, उसका चक्रधारी भवन नाम है। वो थोड़ी दूर है, वहाँ पर थोड़ी दूर है, वहाँ पर वो भवन है। मैं जब आती तो मैं वहीं आकर ठहरती थी। उसके बाद ये भवन जो है, ये प्यारे बाबा ने कैसे भी करके एक भाई को निमित्त बनाया और लीज पर दे दिया। 100 साल, ये जितने भी साल का लीज पर ये मकान मिला। ये मकान जब आप आते तो अंधकार लगा हुआ था, फैक्ट्री थी, चीज़ें बनती थी यहाँ पर, बहुत ऐसा अंधकार था। अभी भी यहाँ बिजली और पानी वाले जो थे, वो वर्कर ने कहा प्लीज़ हमको निकालना नहीं। और नेचुरली पानी का कहाँ से कनेक्शन क्या है, इतनी बड़ी बिल्डिंग में समझना सहज नहीं होता। बिजली का कनेक्शन तो वो अभी तक भी सर्विस करते हैं, उनको पेपर रखा हुआ है यहाँ पर। और फिर ये भवन जो है ये बना, तो ये भवन बाबा ने दिलाया। एंजल भवन फिर छोड़ना पड़ा, वहाँ क्लास चलती है, फिर इस भवन में ये बना हुआ था सारा। लेकिन ये जैसे इस प्रकार बाथरूम, लेटरिन या हॉल वगैरह जैसे नहीं आपने देखा भी है ना, सारा रिनोवेट फिल्म बनता ही तो थी सारा। यह फिल्म जो दिखाई ना, आप सबको देखी है फिल्म, ये सारा रेनोवेट हुआ है। नीचे की जो अभी हमारी बिल्डिंग जहाँ हम रहते हैं, यहाँ बाथरूम लेटरिन नहीं होते थे, क्योंकि पहले लोग मास 2 मास में नहाते। इतनी ठंडी होती थी, बर्फ समझो सितंबर में ही ठंडी पड़ जाती थी। तो यहाँ पर वानियाँ होती हैं, मानो जैसे नहाने के ना स्थान बने होते हैं, तो वो नहाने के स्थानों पर जाते हैं, स्टीम बाथ लेते हैं। तो स्टीम बाथ में वो कुछ पत्ते ऐसे होते हैं जिसको ऐसे ऐसे करके लगाते हैं। हम भी 1-2 बार स्टीम करने पर गए। जब यहाँ है तो क्या करेंगे, हम भी वैसे ही करेंगे। और सब कपड़े वपड़े उतारे, सब चले। हमने कहा हम तो नहीं ऐसे करते, नहीं चल सकता है, जहाँ खाली हो वहाँ हमको ले चलो। कहा दीदी खाली है, हम भी तो रहते हैं यहाँ पर। तो वहाँ पर सब मास में नहाए, इतनी स्टीम देते हैं, पसीने से लथपथ हो जाएंगे, सारा गर्म पानी। तो वो अंदर के तंत खुल जाता है। तो कहते हैं रोज नहाने की क्या जरूरत है, सेंट लगाओ बस हो गया। उसके बाद तो इन लोगों ने प्याज, लहसुन, शराब सब कुछ छोड़ी। जो भी यहाँ के रेगुलर विद्यार्थी है, गारंटी है कि कोई भी इस प्रकार की चीज़ का सेवन नहीं करता। दिल्ली में हमारे पास आते रहे, हम लोग अगर इनको कहेंगे कि ब्रेड खा लो, पहले पूछते दीदी आप लोग खाएंगे? हम भी जान के तो नहीं खाते, हम नहीं खाएंगे। आप खाओगे तो हम खाएंगे, आप नहीं खाओगे तो हम नहीं खाएंगे। और फिर तो कोई सिगरेट पीता था, वो बड़ी बदबू आ रही, अब इनको ही बदबू आने लगी। देवता बनने वाले आते हैं। तो इस प्रकार जल्दी ओम शांति जी। सुबह मैंने डांटना है कि